सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। दिस इज़ ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दीजिएगा साथ में अपनी प्रिपरेशन के साथ, बिकॉज गर्मी काफ़ी इस बार ज़्यादा है। एंड हर अपने सेशन में मैं ट्राई करता हूँ बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, बिकॉज कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड सो दैट आप फोकस के साथ में एक्टिव होके पढ़ाई कर पाएँ, राइट। बिकॉज योर मेंटल एंड योर फिजिकल हेल्थ शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी। और याद रखिएगा, मेंटल हेल्थ के साथ में फिजिकल हेल्थ उतना ही लिंक्ड है, ठीक है। तो बिकॉज ऐसा ना हो कि आप अपनी पढ़ाई में, अपने काम में एनग्रोस हो जाओ, अपनी डाइट का ध्यान ना रख पाओ, ठीक है। तो वो चीज़ें आज एंड ऑफ द डे आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई को भी हैम्पर करेंगी। तो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसके साथ साथ में आपकी मेंटल हेल्थ अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी, ठीक है। जो भी बच्चे थोड़ा सा काम के स्ट्रेस में हैं या फ्यूचर का स्ट्रेस कई बार बच्चे लेते हैं, राइट। और एक फेज़ ऐसा होता है प्रिपरेशन के फेज़ में, आप कई बार सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि कैसे हम अपनी तैयारी करें, या कैसे अगर कर रहे हैं तो कैसे, क्या हम इसको अचीव कर पाएंगे, क्या लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट्स आउट देयर, ठीक है, मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज ये है कि आप अगर अच्छे से दिल लगा के मेहनत करेंगे एंड विद राइट इंटेंशंस, डेफिनेटली आपने जो सोचा है उससे अच्छा ही अचीव करोगे लाइफ में, ठीक है। सो बी अ गुड ह्यूमन बीइंग एंड थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक रहिए, थोड़े से अपनी हेल्थ को ध्यान दीजिए, सो दैट आज के टाइम में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर बॉडी फिट, सो दैट यू कैन कीप योर मेंटल स्ट्रेंथ इन दैट लेवल जहाँ से आप चीज़ों को अच्छे नज़रिए से देख पाओ, सोच पाओ, उनको वहाँ पे कैपिटलाइज कर पाओ, राइट। सो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आज का एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा आपका। 15 क्वेश्चंस रहेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। आप इन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे साथ साथ में, और अपना लेवल चेक करेंगे कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, ठीक है। इसमें मिक्स क्वेश्चंस डाले गए हैं आपके लिए। वोकैबुलरी का पार्ट रखा गया है, एरर के क्वेश्चंस रखे गए हैं, वन वर्ड रखे गए हैं, ठीक है। ईडियम्स शायद इसमें है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है ना। आप इनको प्रैक्टिस के तौर पे लीजिए, इन 15 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, और लास्ट में आप अपना कमेंट्स में स्कोर भी मेंशन करेंगे, बिकॉज आपको वो रहता है कि मुझे अगली बार एटलीस्ट इससे ऊपर लेके आने हैं स्कोर को, ठीक है। तो वो आपके लिए भी एक चैलेंज बन जाता है अल्टीमेटली, दैट इज़ वाई, राइट। तो चले फिर क्लास को स्टार्ट करें। ओके, सो जो भी बच्चे, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने यहाँ से इस कोर्स को परचेज़ किया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है उनका, और आपको इसमें सब कुछ मिलता है, ठीक है। एक फुल फ्लेजेड आपके लिए कोर्स है जिसमें कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ। जो भी जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उन दोनों चीज़ों को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका टाइम भी सेव करेगा। एंड आई वुड से कि अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से भी फ्रीडम या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, राइट। चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 to 3 आपके लिए एंटोनिम्स हैं। आपको बताना है इन क्वेश्चंस के आंसर को। याद रखिएगा, एंटोनिम्स पूछ रहा हूँ तो आपको याद रखना है कि सिनोनिम उसका मत प्लीज़ मार्क करिएगा। एंटोनिम पूछा गया है, और मैंने ट्राई करा है थोड़ा ऑप्शंस को, मैंने वैसे तो इस बार ऐसा नहीं करा कि आपको सिमिलर ऑप्शंस दिए, मैंने ट्राई करा है ऑप्शंस डिफरेंट रहेंगे मोस्टली, हर क्वेश्चन में तो नहीं, बट आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। मैंने इसलिए डाले ऑप्शंस अलग अलग, सो दैट मैं आपको सिखा पाऊँ हर क्वेश्चन के थ्रू कि लिमिटेड टाइम में हम लोग ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएँ, ठीक है ना। चले फिर क्वेश्चन की तरफ। और काफ़ी अच्छे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, हो सकता है कुछ आपने पढ़े हो, कुछ ना भी पढ़े हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बी फोग्ड। आपको इसका एंटोनिम बताना है। टेक योर टाइम, 10 सेकेंड्स लीजिए एंड देन बताइए इसका क्या आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर हेडेड, सेकेंड ऑप्शन एक्सटर्मिनेट, थर्ड ऑप्शन है इसका कैप्रिस, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज परगेशन। बताइए। याद रखिएगा, आपसे एंटोनिम्स पूछे गए हैं तो आपको एंटोनिम ही बताना है, ठीक है। बिफोर का जिसको मतलब पता है, अब जिसको नहीं पता होगा उसको भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अगर जिसको इसका मतलब पता है तो शायद उसके लिए थोड़ा सा इजी तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से हेल्प नहीं मिलने वाली इस क्वेश्चन में। आपको चारों ऑप्शंस जो हैं वो अलग अलग होंगे,
और दिक्कत करेंगे आपको। चलिए फिर एक बार क्वेश्चंस के इस क्वेश्चन के पहले ऑप्शंस देखते हैं, क्या बाकी ऑप्शन जो भी 4 ऑप्शन हैं इनका मीनिंग क्या है। फर्स्ट आपको पता है, इसका मुझे नहीं लगता समझाने की रिक्वायरमेंट है। सेकंड ऑप्शन मैं एक्सटर्मिनेट आपको पढ़ा चुका हूँ, वैसे ऐसा मैं जिन बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ ना उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट उनको ये चीज़ें इस वर्ड का मीनिंग पता हो और इवन बाकी सिनोनिम्स भी पता हो। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता क्या है? एक्सटर्मिनेट इसका मतलब होता है किसी चीज को कैंसिल कर देना, रिपील कर देना, किसी को एनल सेम क्वैश कर देना, ठीक है, नलीफाई कर देना, किसी चीज को रिपील कर देना। ये रिपील है ना कि री अपील, याद रखिए। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को खारिज करना, कैंसिल करना, ठीक है। और इसमें क्या आ सकता है वर्ड? एक्सटर्मिनेट हो गया, कैंसिल हो गया, रिपील हो गया, एनल, क्वैश, नलीफाई, रिपील, एक्सटर्पेट, काफी अच्छा वर्ड है ये भी एक, एक्सटर्पेट, इसका भी मतलब होता है कैंसिल करना, राइट। तो ये सारे वर्ड्स का मीनिंग आप इसको लिख लो यार, ठीक है। आपको सारे के सारे सिनोनिम कैंसिल से रिलेटेड जो मेन है आपको एक ही जगह मिल रहे हैं, ओके, तो इनको लिख लीजिए। फिर आता है कैप्रिस। कैप्रिस का मतलब क्या होता है? कैप्रिस का मतलब होता है विम, WHIM, विम, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में सन की, ठीक है। विमसिकल जिसको बोलते हैं, ये विम से भी एक वर्ड बनता है विमसिकल, विमसिकल। और कैप्रिस से एक वर्ड बनता है कैप्रिशियस, ठीक है ना, याद रखेंगे विम। फिर और इसका वर्ड क्या हो सकता है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। विम हो गया, सन की हो गया, थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हो स्वोलन हेडेड, घमंडी टाइप, सन की, ठीक है। थोड़ा सा इनसेन, सेन का मतलब होता है शांत, इनसेन का मतलब होता है जो थोड़ा सा मेंटली मतलब काफी ज्यादा वायलेंट रहता है, काफी एग्रेसिव रहता है, उसको बोलते हैं इनसेन। परगेशन का मतलब क्या है? ये वर्ड आपके लिए शायद नया हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि मैंने इसको आपको पढ़ाया है। परगेशन का मतलब क्या होगा? पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। परगेशन का जो मतलब है, आपको 2 वर्ड्स बताऊंगा अभी मैं, इनको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे लेक्चर्स को भी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप सोचते हो बोलते नहीं सर, पर खुद से थोड़ा सा है ना, दैट what you can do from your end, you must do that, right? Okay. एक होता है एब्ल्यूशन, क्या हो गया, एक होता है एब्ल्यूशन, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे थोड़ा सा ना ऊपर ही लिखता हूँ इसको मैं, उम्मीद करता हूँ ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, या ऐसे करता हूँ, इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ। देखिए, एक होता है एब्ल्यूशन, एक होता है एड्यूलेशन। अब वैसे तो देखो दोनों बोलने में भी फर्क है, दोनों में और लिखने में भी फर्क है, ठीक है। एब्ल्यूशन का मतलब क्या होता है? एब्ल्यूशन का मतलब होता है क्लींजिंग, स्पेशली कैसी? रिलीजियस, जैसे गंगा में जाके स्नान कर लिया, ठीक है, रिलीजियस क्लींजिंग। और इसके लिए वर्ड है, ऊपर पार्ट दिख रहा है ना आपको, ठीक है, इसको रेड पेन से लिखता हूं, ठीक है। और इसके लिए वर्ड है एक परगेशन, बैप्टिज्म, ये वर्ड आप याद रखेंगे। परगेशन हो गया, बैप्टिज्म हो गया, क्लींजिंग हो गया, ठीक है, या वॉशिंग भी इसको आप बोल सकते हो, बट रिलीजियस क्लींजिंग या रिलीजियस वॉशिंग, ठीक है। एड्यूलेशन का मतलब होता है फ्लैटरी, किसी को कॉक्स करना, फ्लैटरी, चापलूसी करना किसी की, ठीक है। बूट लीकिंग भी आप बोलते हो इसको, एक ईडियम भी है बूट लीकिंग,
तलवे चढ़ना, ये तो सीधा पकड़ लोगे हिंदी में, ठीक है। बूट लीकिंग, फ्लैटरी, बूट लीकिंग, कोक्स करना किसी को, राइट। तो ये सारे के सारे एडुलेशन के आगे, ओके। और एब्ल्यूशन का हो गया क्लिनजिंग, रिलीजियस क्लिनजिंग, वॉशिंग या परगेशन या बैप्टिज्म, ठीक है। या फिर बाकी तो आपका सारा हो ही गया, इसमें बचा नहीं कुछ भी। तो बताइए मुझे बी फॉग का मतलब क्या होगा। बी फॉग, इसमें फॉग वर्ड आ रहा है तो रिलेट कर सकते हो कि फॉग में आपको धुंधला दिखता है ना, आपको क्लियर नहीं दिखता। तो बी फॉग का मतलब होता है, बी फॉग्ड, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन, केओस, ठीक है। तो फोग आ रहा है, फोग वर्ड से मैंने आपको बता दिया, इसको लिंक कर सकते हो। बी फोग्ड, फोग्ड, धुंधला, धुंध, राइट। नॉट क्लियर, सॉरी एक मिनट, हाँ नॉट क्लियर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्लियर हेडेड। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बातें, कितना कुछ आपने इसमें एक क्वेश्चन में सीख लिया अभी तक, है ना। तो याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे तो आपके लिए काफी मजा आने वाला है सेशन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ते हैं अराइन। अराइन ऑप्शंस देखिए एक बार, डिलाइटफुल, कंजर्व, इनफ या फिर एक्सकल्पेट। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। अराइन का आंसर क्या हो सकता है। डिलाइटफुल, कंजर्व, इनफ या फिर एक्सकल्पेट। डिलाइटफुल आपको पता है, काफी ज्यादा हैप्पी, जॉयस, जोकंड, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो आप जॉन्टी, जोवियल, और इसके लिए क्या वर्ड है, मर्थ। मर्थ का मतलब होता है खुश, हैप्पी। किसी पे बर्थ के, आप किसी के बर्थ पे है ना, कोई बच्चा पैदा होता है जब, तो सारे खुशी मनाते हैं, मर्थ, राइट। हैप्पी हो गया, पर्की हो गया, जब पर्क्स मिलते हैं तो कैसा फील करता है कोई भी, पर्की, ठीक है। और कंजर्व आपको पता है, इनफ आपको पता है। एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, किसी को टू रिलीज समवन फ्रॉम गिल्ट, या फिर है ना कोई भी अपराध है उससे आप किसी को बरी करना, उसको दोष मुक्त करना, ठीक है। एक्सकल्पेट मतलब एक्सोनरेट, भी इसका मीनिंग काफी अच्छा वर्ड है, एक्सोनरेट, किसी को वरी करना, राइट। अराइन का मतलब होता है टू पुट समवन ऑन ट्रायल। तो अब आपको उम्मीद करता हूं इसका आंसर मिल ही गया होगा, पुट समवन ऑन ट्रायल। ठीक है, देखो इसको जो आप सोच रहे हो ना कि सर आपने कैसे याद करा होगा, द ओनली वे, इसको बार बार आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है, इनको बार बार पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज एक इंसान की लिमिटेशंस होती हैं। हाँ ये ज़रूर बोल सकते हो कि आपको पढ़ाते पढ़ाते मुझे थोड़ी और चीज़ एक्स्ट्रा याद हो जाती है या हुई है, तो मेरी एक इनफ लेवल की प्रैक्टिस हो गई है। बट एक चीज़ आपको बता दूँ, जो स्टार्ट मैंने करा था, बिकॉज जो पढ़ाने के लेवल पे तो तभी आया ना जब खुद को कुछ आता था, राइट। तो उसके लिए आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी। मैं हर इंसान को, हर बच्चे को बोलता हूँ जो भी इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, तीनों चीज़ें आपकी एक्टिवेट होनी चाहिए उस टाइम पे, ओके। और 10 से 15 मिनट आप डेली के कम से कम एक टाइम वोकैब को दोगे अगर ज़्यादा बिजी हो तो। अदरवाइज आधा घंटा मतलब 10-10 मिनट के 3 स्लॉट बनाइए, उसको सिर्फ 3 बार पढ़िए दिन में। एक बार पढ़ने की बजाय 30 मिनट को ब्रेक कर दो 3 स्लॉट्स में, ठीक है। सो इन दो 3 स्लॉट्स यू विल रिवाइज 3 टाइम्स अ डे, राइट। एक बार पढ़ के आपको याद नहीं होगा, यू नीड अ मल्टीपल रिवीजन, ठीक है। यू नीड मल्टीपल रिवीजन एंड यू नीड टू बी इंश्योर्ड कि इस चीज़ के लिए टाइम भी लगेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हाँ ये ज़रूर है, हफ्ते बाद वो आपको इंप्रूवमेंट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, बट इन ऑर्डर टू परसिस्ट दैट यू नीड एंड यू मस्ट प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स अ डे, एटलीस्ट 3 टाइम्स, ठीक है। जब भी आप फ्री होते हो चाय के साथ आप अपने वोकैब खोल के बैठ जाओ, आपको तब भी याद हो जाएगी वो, ओके। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, अराइन का मतलब होता है किसी को ट्रायल पे डाल देना, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा किसी को रिलीज करना, टू पुट समवन
ऑन ट्रायल एंड इसका टू रिलीज समवन फ्रॉम गिल्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका थोड़ा सा आपको मीनिंग ही बताया सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसका भी एंटोनिम बताना है, सिलेंडर। वैसे इसको सिलेंडर नहीं पढ़ेंगे, स्लांडर पढ़ेंगे, स्लांडर स्लांडर, ठीक है। सिलेंडर नहीं है वो, सिलेंडर ये होता है। एक कैलेंडर भी होता है, ठीक है, कैलेंडर ये होता है, सिलेंडर ये होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलो, स्लैंडर, कनिंग, एंजाइटी, एस्टीम, अपलोड। आपको एंटोनिम बताना है। अपलोड होता है टू प्रेज समवन, टू प्रेज समवन। एस्टीम होता है किसी की शान, ठीक है, प्राइड भी आप इसको बोल सकते हो। एंजाइटी आपको पता है, कनिंग होता है बड़ा ज़्यादा विली, तेज, ठीक है, क्लेवर, ओके। तो स्लैंडर का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, टू डिफेम समवन, टू डिफेम समवन, ओके। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि किसी को प्राउड फील करवाना। सॉरी, एस्टीम नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू प्रेज समवन। एस्टीम तो शान हो जाएगी ना, टू प्रेज समवन, किसी को अपलोड करना, डिफेम नहीं करना, किसी को प्रेज करना, राइट। ऑप्शन डी इसका, मैंने शायद सी, इसको भी ठीक कर लो, इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फर्बिश, सिनोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 4 to 5 you have to give answer in the form of synonyms. Furbish, exemption, compress, polish या imaginative। क्या आंसर होगा बेटा जी, बताइए। फॉरबिश, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब होता है, यू कैन से रिलैक्सेशन, छूट, ठीक है, किसी चीज़ की थोड़ी, जैसे आपको मैंने बोला कि ये चीज़ वैसे तो हम 40 रुपए की बेचते हैं, बट आपको मैं 30 रुपए की लगा लूँगा, ठीक है, क्यों आप मेरे बड़े खास हो, ठीक है। दुकान पे जाते हैं तो ऐसे होता है ना कि बाकियों के लिए ये रेट है, आप अभी आपने रेट करना स्टार्ट नहीं करा, वो पहले आपको बोल देगा कि वैसे तो 400 की बेचते हैं, आपको 200 की दे देंगे, तो समझ लो वहाँ पे कुछ जुमला है, वहाँ पे कुछ दिक्कत है। दिक्कत भी नहीं बोल सकते, बट उससे भी कम हो सकता है, सीधी सी बात बोले तो, राइट। फर्बिश, एग्जेम्पशन, रिलैक्सेशन, कंप्रेस, पॉलिश, इमेजिनेटिव। फर्बिश का मतलब होता है किसी चीज़ को आप बोल सकते हो कि रिवाइव करना उसको, जैसे हम करते हैं अपने घरों में ना, रेजुविनेट, या फिर जैसे लिपाई पुताई करते हैं फिर से, है ना, उसको रेजुविनेट करते हैं, रेजुविनेट, फिर से पुनर्जीवित करना किसी चीज़ को, उसमें जान डाल देना, ठीक है, उसको पॉलिश करना। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, फर्बिश, ठीक है, फर्बिश, राइट। फर्बिश को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो फर्निश से, फर्निश करना किसी चीज़ को और ज़्यादा उसमें चार चांद लगाना, राइट। तो फर्बिश मतलब पॉलिश करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जेनिथ, अफेक्टेशन, एक्मे, मॉलिफाई, ऑब्स्टिनेट। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, टेक योर टाइम। बताइए बताइए। जेनिथ का मतलब तो चलो बाद में देखते हैं, पहले इनके ऑप्शंस देखते हैं। अफेक्टेशन, एक होता है अफेक्शन, एक होता है अफेक्शन, एक होता है अफेक्टेशन। दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं। अफेक्शन का मतलब होता है किसी चीज से आपको लगाव होना, किसी चीज की तरफ आपका इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लाइन होना, या फिर प्रोपेंसिटी इसको आप बोल सकते हो, प्रोपेंसिटी,
या किसी चीज को पेंचेंट भी काफी अच्छा वर्ड है, पेंचेंट, लाइकिंग, अफेक्शन मतलब, है ना, सिंपल सी बात है। काफी अच्छे वर्ड दे रहा हूं, इंक्लाइन, या फिर इसको आप इंक्लिनेशन भी एक इसके लिए वर्ड बनता है, नाउन, इंक्लिनेशन, ये नाउन हो गया इसका, ठीक है। इंक्लिनेशन हो गया, प्रोपेंसिटी हो गया, पेंचेंट हो गया, लाइकिंग हो गया, ये सारे के सारे इसी के हमारे सिनोनिम्स हैं। फिर आता है अफेक्टेशन, इसका मतलब होता है दिखावा, शन, ठीक है, या फिर ऑस्टेंटेशन, काफी अच्छा वर्ड है, ऑस्टेंटेशन, दिखावा करना, ठीक है ना। अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना, राइट। पॉम्पस हो गया, पॉम्पस का मतलब ये होता है दिखावा करना, ओके। ये सारे वर्ड्स नए होंगे आपके लिए, कुछ हो सकता है आपने पढ़े भी हो, बट काफी अच्छे वर्ड्स हैं, इनको अच्छे से आप लिख लो प्लीज। ऐसे कंपैरिजन करके नहीं पढ़ाएगा आपको कोई भी, आपको जहां पे मुझे लगता है कि आप किसी ऑप्शन या किसी पर्टिकुलर वर्ड के साथ में कंफ्यूज हो सकते हो, आई एम ट्राइंग कि मैं वो आपका साथ में ही क्लियर कर दूं, ठीक है। और ऑप्शंस भी कुछ वैसे ही बनाए मैंने, और अगर कुछ चीज़ नहीं भी है, सो दैट मैं आपको वो चीज़ें बता पाऊँ, इसलिए मैं आपको हर किसी भी लेक्चर में, देखो जहाँ पे भी आपको दिखेगा कि हर लेक्चर में कहीं ना कहीं जहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड आया, वो मैंने आपको वहीं पे उसका क्लैरिफिकेशन दिया है, और आपको ट्राई करें कि एग्जाम में एटलीस्ट आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, ओके। सो अफेक्टेशन आपका हो गया। एक्मे का मतलब होता है पीक, समिट, पिनेकल, ठीक है, टॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक्मे हो गया, पीक, समिट, पिनेकल, टॉप। मॉलिफाई का मतलब होता है किसी को अपीज करना, किसी को पैसिफाई करना, शांत करना, किसी को प्लेकेट करना, ये लिख लो साथ साथ में, ठीक है। किसी को अपीज करना भी लिख लो, अच्छा लिख दिया वो तो। ऑब्स्टिनेट का होता है मजबूत, इसको आप बोलते हो ऑब्ड्यूरेट, टिकाऊ, ठीक है, ड्यूरेबल, ठीक है, स्टबन, मजबूत, पक्का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे ऑब्स्टिनेट, एक ऑब्स्टिनेट होता है, एक ऑस्टेंटेशन होता है। ऑस्टेंटेशन का मतलब दिखावा होता है, और ऑब्स्टिनेट का मतलब आपके लिए मैंने बता दिया आपको, ये ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है दिखावा, और ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है मजबूत। टिन वर्ड आ रहा है इसमें, टिन, ऑब्स्टिन, टिन मजबूत होती है। ऑब्ड्यूरेट हो गया, ड्यूरेबल हो गया, स्टबन हो गया, ठीक है। एक्मे का हो गया पीक, समिट, टॉप, पिनेकल, राइट। और जेनिथ इज द सिनोनिम किसका, एक्मे का। जेनिथ का मतलब भी होता है पीक, और इसके अपोजिट भी काफी इंपॉर्टेंट है। जेनिथ के एंटोनिम्स लिख लो, इसके एंटो, एक नादिर लिख लो, वैसे नादिर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, नादिर, ठीक है, जेनिथ का नादिर, राइट। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8 होंगे ईडियम्स। आपको ईडियम्स के आंसर बताने हैं, राइट, कि इन ईडियम्स के क्या आंसर होंगे। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, ऑप्शंस देखिए, ऑल द वे फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक, या फिर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, या फिर टॉप ऑफ अ प्लांट टू इट्स रूट्स, या फिर लूज प्लेजेंटनेस, ठीक है, प्लेजेंट जैसे बोलते हैं बड़ी एकदम शांति सी, जैसे खुशी मिलती है जहां पे, लूज प्लेजेंटनेस टू बिकेम या बिकम स्ट्रिक्ट। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, बताइए। जो ये टर्म है ना स्टेम टू स्टर्न, ये यूज होती है किसके लिए, शिप के लिए, ये शिप के लिए यूज होती है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, जहां पे समझाने वाला था वहां पे मैं आपको समझा चुका हूं, काफी वर्ड्स वहां पे दे चुका हूं, उनको भी आप कर लोगे ना, ऐसे करते करते जो लेक्चर्स ले रहे हैं, तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रेड टेप, क्वेश्चन नंबर 7, ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, लेबल अराउंड या लेबल रेड फॉर समथिंग डेंजरस, ऐसा जो लिटरल मीनिंग दिखता है उसको तो वहीं पे एलिमिनेट करो। बी, टू बी क्लियर्ड वेरी फास्ट, या प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूटिनी। आप बोलोगे सर स्क्रूटिनी का मतलब क्या होता है? स्क्रूटिनी का मतलब होता है केयरफुल एग्जामिनेशन, टू एग्जामिन समथिंग
केयरफुल एग्जामिनेशन, ये पेपर वाला एग्जामिनेशन नहीं है, टू एग्जामिन समथिंग वेरी केयरफुली। जैसे नारकोटिक्स वगैरह में है ना, उनको जैसे कहीं पे कुछ इंसिडेंट होता है तो पुलिस एकदम केयरफुली वहाँ पे स्क्रूटिनाइज करती है, उस चीज़ को एग्जामिन करती है, राइट। सो स्क्रूटिनी का मतलब होता है टू केयरफुली एग्जामिन समथिंग, राइट। ओके, सो रेड टेप का मतलब होता है कि कोई भी गवर्नमेंट्स, देखो आप कोई भी सरकारी काम होता है उसके हर एक काम के दुनिया भर के प्रोसीजर होते हैं। आप कहीं पंचायत में कोई काम पड़ जाए, आपको कहीं तहसील में कोई काम पड़ जाए, कहीं भी काम पड़ जाए, देर आर लॉट्स ऑफ यू कैन से प्रोसीजर्स और यू कैन से फॉर्मेलिटीज। सो एक्सेस फॉर्मेलिटीज डिलेइंग द वर्क या डिलेइंग द यू कैन से जो भी आउटकम है, राइट, तो उसको बोलते हैं रेड टेप। रेड टेपिज्म भी एक यहाँ से वर्ड निकल के आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, रेड टेपिज्म हो गया, रेड टेप बोथ आर सेम। रेड टेपिज्म मतलब एक्सेस फॉर्मेलिटीज, और रेड से एक हमारा हो रहा है रेड लेटर डे, और रेड लेटर डे इसका मतलब होता है एन, इसको रेड से लिखते हैं क्या, इसको रेड से लिख देते हैं, वैसे तो मरून है, इसको रेड से लिखते हैं, एन इम्पोर्टेंट डे, राइट। किसी की भी लाइफ में एक जॉब का दिन और शादी का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे यू कैन से, राइट। सो अ रेड लेटर डे एंड टू मेक योर पेरेंट्स फील प्राउड इज ऑल्सो वन ऑफ देम। सो अ रेड लेटर डे का मतलब है एन इंपॉर्टेंट डे, और रेड टेपिज्म का मतलब होता है एक्सेस फॉर्मेलिटीज, ठीक है। और रेड टेपिज्म मतलब यहाँ पे देखो ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, एक्सेस फॉर्मेलिटीज, तो इसको लिख लो एक्सेस फॉर्मेलिटीज कॉजिंग डिले, ठीक है, उसको बोलते हैं रेड टेपिज्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर इसका मतलब क्या होता है, डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रिमार्क्स, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन, या फिर मेड अ पुअर इंप्रेशन। बताइए, डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रिमार्क्स, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन, मेड अ पुअर इंप्रेशन। कट अ सॉरी फिगर मतलब जिस तरीके से एक्सपेक्ट करा गया था उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं दी, राइट। एन आर्टिस्ट कट अ सॉरी फिगर मतलब जैसा हमने सोचा था, व्हेन वी वेंट टू हिज शो, ठीक है, ही कट अ सॉरी फिगर। सो यू कैन से कि वहाँ पे आपको उसका जो आपने एक्सपेक्ट करा था वैसा आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दिखा। सो मेड अ पुअर इंप्रेशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप प्लीज़ अपना आंसर पहले मार्क करके बाद में वेरीफाई करके लास्ट में कमेंट ज़रूर करिएगा कि इसका क्या आपका स्कोर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आएगी क्यों बोल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 to 11 यू हैव टू फाइंड एरर, ठीक है, बताना है आपको क्या केस में एरर्स हैं या क्या एरर है। मॉडर्न मेडिसिन हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंटली विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा, द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ। क्या इसमें कोई एरर लगता है आपको, बताइए, डू यू थिंक सो इसमें कोई एरर है। मॉडर्न मेडिसिन हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंटली victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death. बताइए सर। देखो मॉडर्न मेडिसिन आपने देखा हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल है, बिल्कुल ठीक। हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंटली विक्ट्रीज, अब ये जो विक्ट्रीज है ना, ठीक है, ये भी काइंड ऑफ नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाएगा इसको, विक्ट्री है ना, तो विक्ट्री से पहले हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए था, और सिग्निफिकेंटली जो है ये हमारा है एडवर्ब, तो एडवर्ब नहीं आना था यहाँ पे, हमें नाउन है, नाउन को देखो, नाउन को क्या बोलते हैं, उससे पहले हमारा एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, ठीक है, नाउन से पहले आता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले आता है एडवर्ब, तो नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, तो यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, सिग्निफिकेंटली नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सिग्निफिकेंट। मॉडर्न मेडिसिन हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंट विक्ट्रीज, ठीक है, अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा, द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ, राइट। पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका, इसलिए रीडिंग बड़ी जरूरी है जब व्हेन इट कम्स टू सॉल्व एरर्स।
आपका आगे है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंस्टेड ऑफ अटेंड द क्लास ही वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। इंस्टेड ऑफ अटेंड द क्लास ही वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। तो यहां पे देखिए इंस्टेड ऑफ के बाद में, अगर इसको लिख लो, रूल है ये, इंस्टेड ऑफ के बाद में अगर आपकी वर्ब आती है तो उसके साथ में आपका ing भी आएगा। ये एक क्लियर कट ग्रामेटिकल रूल है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इंस्टेड ऑफ के बाद में अगर सीधी आपको वर्ब मिल जाए उसके साथ में ing भी ऐड कर दो। इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द क्लास आएगा यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग द क्लास ही वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड द प्रिजनर व्हाट वाज ही डूइंग with his hand in the gentleman's pocket. The magistrate asked the prisoner what was he doing with his hand in the gentleman's pocket. Already what लगा के वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, what उसने ऑलरेडी लगा दिया, तो what के बाद आप इन्वर्जन का यूज क्यों कर रहे हो? इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले आएगी सब्जेक्ट से। अब ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क उसने पहले डाल दिया है, what का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है वो, राइट? तो व्हाट ही वॉज आएगा, व्हाट के वो इसके बाद नाउन आएगा हमारा एंड उसके बाद वर्ब आएगी। व्हाट ही वॉज डूइंग विद हिज हैंड इन द जेंटलमैन्स पॉकेट। सो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट के बाद में इन्वर्जन नहीं आता, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 to 13 यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स में क्या आप फिल करोगे सो दैट आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए। You must ensure the correctness of the information before dash to conclusion. बताइए। You must ensure the correctness of information before the conclusion. बताइए सर। यू मस्ट एंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर डैश टू कंक्लूजन। क्या ड्राइंग आएगा, एनेबलिंग आएगा, लीनिंग आएगा, जंपिंग आएगा या एग्जामिनिंग आएगा? आपको वहां पे इंश्योर करना चाहिए कि करेक्टनेस क्या है, इस इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस को, जिससे कि बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन, राइट? बिफोर ड्राइंग नहीं आएगा, बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन पे जंप करने से पहले एक बार आप एग्जामिन कर लो, केयरफुली इसको देख लो क्या वो इंफॉर्मेशन सही है या नहीं। बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द कंपनी रिफंडेड। अब रिफंडेड के साथ में के ना बैक आपको मिलेगा, रिफंडेड बैक, जो कि बिल्कुल गलत है। रिटर्न्ड के साथ में भी आपको बैक मिलेगा, रिटर्न्ड के साथ में बैक मिलेगा। कंसिडर के साथ में अबाउट मिल जाएगा आपको कहीं पे, कंसिडर अबाउट, डोंट। कंसिडर का मतलब ये उसके ऊपर सोचिए, किसी विषय के ऊपर, किसी टॉपिक के ऊपर आपको सोचने की रिक्वायरमेंट है। कंसिडर, प्लीज कंसिडर, ठीक है। तो अबाउट इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, कंसिडर के साथ में, गलत। रिफंडेड के साथ में बैक नहीं आता, गलत। रिटर्न के साथ में बैक नहीं आता, गलत। ये अकेले आते हैं रिफंडेड। देखो यहाँ पे लिखा है कहीं भी बैक वैक कुछ भी। द कंपनी रिफंडेड, रिफंडेड का मतलब, ये रिफंड का मतलब होता है बैक करना, पैसे वापस करना। रिटर्न का मतलब होता है वापस लौटना। बैक लगा के उसको सुपरफ्लूअस करने से क्या हो जाएगा, राइट? और वहीं पे एरर आता है, बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे से क्वेश्चन होता नहीं, पता नहीं चलता लाइक व्हाट वी नीड टू डू, ओके, व्हाट दे नीड टू डू देयर। The company refunded the customer's money in dash with the laws in according, in accordingly, accordance या accord। accord का मतलब तो होता है सहमति, consent या agreement या सहमत होना। यहां पे आएगा in accordance, ठीक है। in accordance with the मतलब laws के हिसाब से उन्होंने उसकी पैसे वापस कर दिए, ठीक है, in accordance। One not concerned with right or wrong, immoral, immortal, amoral या फिर mortal। अच्छा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया आपका। देखो वन वर्ड हो गया आपका, एंटो हो गया आपका, साइनो हो गया, एंटोनिम सिनोनिम, या फिर आपका ये
तीन चीज़ें तो मेजरली आपकी फिल इन द ब्लैंक में चलो छोड़ दो, ये वोकैब पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। वैसे आपके इडियम्स थोड़ा सा वोकैब वाला पार्ट में आ जाता है वैसे तो, बट उसको अलग ही रख लेते हैं, ठीक है। ग्रामर में तो आएगा नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपका वोकैबलरी में ही आएगा, ओके। और फिल इन द ब्लैंक की बात रही तो उसमें कुछ भी आ सकता है, वोकैबलरी बेस आ सकता है आपका, प्रपोजिशन बेस आ सकता है, फ्रेजल वर्ब बेस पे आ सकता है, कोई ग्रामर के किसी कुछ भी हो सकता है, राइट। वो तो मोस्टली टेंसेस के बेस पे आ सकता है, तो ग्रामर बेस भी उसमें इंक्लूड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 to 15 आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको पढ़िए और बताइए। वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, जिसको राइट और रॉन्ग से फर्क ही नहीं पड़ता, क्या बोलेंगे उसको? इमोरल, इमोर्टल, अमोरल या फिर मोरल। मोरल तो आपको पता है, इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, नैतिकवादी। फिर आता है आपका इमोर्टल। इमोर्टल होता है नश्वर, अनश्वर, जिसको मारा नहीं जा सकता। वन हु कैन नॉट बी किल्ड, ठीक है, वन हु कैन नॉट बी किल्ड, दैट इज इमोर्टल, ठीक है। इमोरल और अमोरल, देखो अमोरल होता है जिसको सही गलत से फर्क ही नहीं पड़ता, क्या सही है क्या गलत है वो करेगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। सो द राइट आंसर तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। बट हमारा फर्ज बनता है कि हमें पता होना चाहिए कि इमोरल और अमोरल में डिफरेंस भी क्या है, राइट। तो अमोरल होता है जिसको सही गलत पता होता है क्या है, बट उसको फॉलो नहीं करता, उसको फर्क नहीं पड़ता उससे, मतलब फॉलो नहीं करेगा उसको। और ये तो इसका तो है कि कहाँ गया, मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या। अमोरल होता है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता सही गलत से, ठीक है। और ये तो मोरल को उल्टा हो जाएगा, ये नैतिकवादी होगा, ये अनैतिकवादी होगा, ठीक है। देखो इमोरल वन अगेंस्ट प्री एस्टेब्लिश्ड, जो अगेंस्ट उनके विरुद्ध है, तो एटलीस्ट फर्क पड़ता है उसको उससे, मतलब समझ रहे हो आप उसको कि क्या सही है क्या गलत है, उसको फर्क पड़ता है, वो उनके अगेंस्ट है। जैसे कोई चीज़ें हैं, कुछ जैसे कोई लोग फॉलो नहीं करते यार कि हमें क्या बोलते हैं, रात में नाखून नहीं काटने चाहिए, है ना, तो ये पुरानी चीज़ें कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। तो जो लोग प्री कंसीव्ड या प्री कंसीव्ड नोशंस, जो आइडियाज़ थे, जो बिलीफ्स थे, उनके अगेंस्ट होते हैं, प्री एस्टेब्लिश्ड मोरल और एथिक्स के अगेंस्ट, उसको बोलेंगे इमोरल, जो अगेंस्ट है। और जिसको इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, उसको बिल्कुल मोरल, उसमें कोई नैतिक चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं अमोरल, ठीक है। जो अगेंस्ट है उसको इमोरल बोलेंगे, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, जिसमें वो चीज़ें बिल्कुल है ही नहीं, वो इंसान को बोलेंगे आप अमोरल। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ये भी काफ़ी अच्छे वर्ड्स डाले, सारे के सारे एक एक वर्ड इसमें आपको चुन चुन के डाला गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस को प्लीज़ जितना हो सके शेयर करिएगा दोस्तों में, थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा, ठीक है, हौसला अफजाई के लिए आप ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं आप अशरर, इसको बोलते हैं यूजरपर, सॉरी यूजरर, ये होता है आपका अंडरटेकर, पता है, इसको बोलते हैं असरपर, इसको बोलते हैं अशरर, इसको बोलते हैं यूजरर, असरपर, ठीक है, असरपर, अशरर, यूजरर, ओके, याद रखिएगा। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। अगर आपको इसका, देखो कंफ्यूजिंग वर्ड्स डाले तभी आपके लिए, अगर मीनिंग पता है तो आप कर पाएंगे, नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। चलो इसके टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, सीधा इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखी है, वहीं से देखते हैं, आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। अशरर, इसको बोलते हैं जो अटेंडेंट होता है, जो गाइड करता है आपको, ठीक है। जैसे आप किसी ट्रैक में गए, किसी जंगल में सफारी के लिए गए, जो आपको गाइड करेगा, जो आपका गाइड होगा, उसको बोलेंगे आप अशरर। जो आपको एक पर्सन जो बड़े ज़्यादा एक्सोबिटेंटली हाई, अनरीजनेबली के काफ़ी अच्छा वर्ड है, एक्सोबिटेंट, एक्सोर्बिटेंट, अनरीजनेबली हाई को बोलते हैं एक्सोबिटेंट, ठीक है। तो मैं सीधा लिख सकता था यहाँ पे एट एक्सोर्बिटेंट रेट। तो एक्सोर्बिटेंट क्या हुआ, इसने दोनों वर्ड्स को समराइज कर दिया, अनरीजनेबली हाई, ठीक है, अनरीजनेबली हाई को बोलते हैं एक्सोर्बिटेंट। आपको एक अच्छा वर्ड जानने को मिला। अ पर्सन हु लेंड्स मनी एट एक्सोर्बिटेंट रेट, दैट इज कॉल्ड यूजरर, मतलब यूज कर रहा है ना, अपने पैसे को यूज कर रहा है, ऐसे याद कर लो, यूज कर रहा है, यूजरर। असरपर, अ पर्सन हु टेक्स पोजीशन ऑफ पावर
या कोई भी एक एडवांटेजियस पोजीशन जो है वो इलीगली उस चीज़ को अचीव करता है, दैट इज कॉल्ड असर्प। किसी के सर के ऊपर जाके बैठ गया भाई, है ना, ऐसे याद कर लो, असर्प कि सर पर, किसी के सर के ऊपर जाके बैठ गया, उसने अनरीजनेबली या फिर ऐसे बोलो वो चीज़ इलीगली अचीव कर ली, किसी के सर पे ज़बरदस्ती जाके बैठ गया जहाँ पे वो डिजर्व ही नहीं करता था, सर पर, असर्प, ठीक है, सर पर। यूजरर वो यूज़ कर रहा है क्या, अपने पैसे को, पैसे से पैसा बना रहा है, कैसे, ब्याज पे, दुनिया भर का ब्याज लगा रहा है ना। तो और अशरर जो गाइड होता है, जो अटेंडेंट होता है, अटेंडेंट, DANT, अटेंडेंट, ठीक है ना। ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और इसी तरह और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। आपको सिर्फ इनको अच्छे से पढ़ना है, आपको अपने नोट्स में मेंटेन करना है। मैं किसी को भी प्रेफर नहीं करता कि आप बार बार आइए, वीडियोस देखिए मल्टीपल टाइम्स, आप एक बार अच्छे से वीडियो देखिए, नोट्स मेंटेन करिए अपने, अगली बार आप 10 मिनट में अपने नोट्स को आराम से रिवाइज कर सकते हो। ये पूरा का पूरा कंटेंट आप 10-15 मिनट में आराम से बैठ के रिवाइज कर सकते हो। बिकॉज जब एग्ज़ाम का पास में टाइम होगा तो आपको कितनी वीडियोस देख लोगे, कितनी PDFs आप पढ़ लोगे। सो ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। जो आपको बिल्कुल डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए उनको लिखिए, अदरवाइज जो आपको याद हो जाएंगे वो आपको रिटेन भी रहेंगे, ठीक है। चलिए आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू सो मच।